प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत एकांकी संकलन की बुक प्रारंभ करने जा रहे हैं। एकांकी संकलन के अंतर्गत आपका प्रथम एकांकी है उत्सर्ग, जिसके रचयिता डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म 15 नवंबर 1905 को सागर जिले में हुआ। इनके पिता श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा और माता श्रीमती राजा रानी देवी। डॉक्टर वर्मा की शिक्षा जबलपुर में संपन्न हुई और प्रथम श्रेणी से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके पश्चात शोध किया, जिस पर इन्हें पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। शोध का इनका विषय था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तत्पश्चात इन्होंने अध्यापन के विभिन्न पदों पर कार्य किया। अभिनय का भी इन्हें शौक था और इनके विषय में महत्वपूर्ण यह कि भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो हमें ज्ञात होता है कि इन्होंने अलग अलग विभिन्न विधाओं में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है, जैसे कि काव्य, नाटक। तो बात हो रही थी कि एक वैज्ञानिक है डॉक्टर शेखर और एक उनका सहायक है विनय। तो डॉक्टर शेखर और विनय की आपस में बातचीत हो रही है। वे वैज्ञानिक पूछते हैं कि सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। विनय कह रहा है जी हाँ। फिर समय बताता है उनका असिस्टेंट उनको। तो उसको सुनते हुए वे फिर अपने दर्शन की दुनिया में खो जाते हैं। वे कहते हैं समय का क्या है, ये घंटे मिनट, ये तो हमने समय को बांध रखा है। समय तो एक अनवरत बहती धारा है और इसमें हमें लहर की तरह चलना चाहिए अनंत समय में, बिना किसी बंधन के। और हम अगर सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग करना सीख लें तो क्या होगा कि ये समय की सीमाएं ख़त्म हो जाएगी। हमारा सूक्ष्म शरीर भी वैसे ही गतिशील हो जाएगा जैसे कि हमारी ध्वनि विभिन्न उपकरणों के माध्यम से गतिशील होकर एक ही समय में पूरे विश्व में कहीं भी व्याप्त हो सकती है। हम अपने पड़ोस से लेकर शहर से लेकर प्रदेश, देश और यहाँ तक कि विदेशों के किसी भी कोने में हम उस ध्वनि के द्वारा बात कर सकते हैं। रेडियो की एक लहर कहाँ से लेकर कहाँ तक सुनाई देती है उसी क्षण में, उसी तरह मनुष्य अगर सूक्ष्म शरीर के रूप में हो तो वो कहीं भी पहुँच सकता है, विश्वव्यापी हो सकता है। और इसका पता हम कैसे लगाएंगे? इसका पता हमारी श्वास से लगता है। सांस चलती है मतलब सूक्ष्म शरीर हमारे भीतर मौजूद है। वैज्ञानिक जी कहते हैं, वैज्ञानिक जी मतलब डॉक्टर शेखर, कि हम बाकी के सब कामों में थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, रुक जाते हैं, थोड़ी देर बाद करने का सोचते हैं। लेकिन ये श्वास लेने की प्रक्रिया है, इसमें कभी ऐसा सोचा नहीं जाता कि हम आज सांस ले रहे हैं, 4 घंटे हो गए, 10 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, थोड़ी सी देर आराम कर लेते हैं, फिर सांस लेंगे, थक जाते हैं। लेकिन सांस लेने में कोई थकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यह स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर है, इसलिए। और सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर आकाश है और यह आकाश हमारे शरीर के कण कण में फैला हुआ है। और क्योंकि यह शरीर से घिरा रहता है इसलिए इसे घटाकाश कहते हैं। और जैसे आकाश में हवा कभी नहीं रुकती है, वैसे ही हमारे शरीर की सांस भी नहीं थकती है। और जिस दिन ये रुक जाएगी उस दिन हमारा स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है। फिर वो अपने आविष्कार के बारे में अपने असिस्टेंट को, अपने सहायक को बताते हुए कहते हैं कि देखो यह एपराटस है, यह सांस लेने की ट्यूब है। फिर उनके असिस्टेंट को वापस संकोच होता है कि आपने तो उनको मिलने का टाइम दे रखा है, अभी यहाँ बातें करेंगे और वो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये सुनकर डॉक्टर शेखर बेचैन हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे मैं तो ये भूल ही गया, ये समय तो जो है कांटे की तरह चुभता रहता है, इतना समय हो गया, लेकिन इसकी सीमाएं मुझे भी माननी पड़ रही है। फिर वो जाने के लिए कहता है विनय। तो शेखर कहते हैं कि मेरी बेटी तो आज 6 महीने बाद आई है मेरे पास, मंजुल, और मैं उसके पास रहना चाहता हूँ। फिर विनय उनको समझाता है कि भाई आपकी बेटी आई है तो अब तो आपके पास ही रहेगी, लेकिन वो जो लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, थोड़ा सा समय आप अपने बारे में, अपनी खोज के बारे में उनको सुना दो। वो आपका स्टडी सर्किल है
तो थोड़ा सा बता दो, फिर जल्दी से वापस आ जाना। 15-20 मिनट आप उनसे बात कर लो। शेखर भी सोचता है कि ठीक है भाई, अब एक बार जाके बता ही देते हैं। इतनी देर में उनकी बेटी जो है वो आ जाती है और वह कहती है कि डॉक्टर शेखर उससे बात करने में लीन हो जाते हैं। और यहीं हमें पता चलता है कि एक वैज्ञानिक या जो भी अपने विषय में गहरे तक डूबा हुआ होता है, वो व्यक्ति किस तरह से, उसे अपने तन का भी होश नहीं रहता है। वो कभी जुराबे पहनना भूल जाते हैं तो कभी जूतों के ऊपर ही जुराबे चढ़ाने लगते हैं। और वो पता चलता है उनकी जुराबें कहाँ रखी हुई थी, तो दिखता है कि वो तो उनकी कोट की जेब में से मिलती है। डॉक्टर शेखर और विनय की बात चल रही है। डॉक्टर शेखर कहते हैं विनय से कि ये जो मैंने अपनी खोज के बारे में बताते हुए कि जो मैंने अपनी खोज करी है एपराटस की, वह एपराटस आत्माओं को भौतिक रूप में उपस्थित कर हमसे उनकी बात करा सकता है। तो ये सुनकर विनय बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे, आपने मृत्यु के उस पार देखने की कोशिश कर ली है। मंजुल कहती है उनकी बेटी आई है, जैसा कि अभी आपको मैंने कहा। उसे आवाज़ देते हैं और वो उसे बताना चाह रहे हैं कि मैं जाने वाला हूँ। और मंजुल उनसे बड़ी नाराज़ हो जाती है कि मेरा सितार भी आप सही नहीं रख पाए। मैं इतने दिन में आई तो आपको सही रखने चाहिए था। और पिता पुत्री की एक सहज प्रेममयी वार्ता इसमें होती है। मंजुल एक सहज प्रेममयी पुत्री, और वो चाहती नहीं है कि उसके पिताजी उसके आने के बाद तुरंत कहीं जाए। और वैज्ञानिक जी, शेखर जी, उसे अपने साथ भी ले जाना नहीं चाह रहे हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम यहीं रुको और मेरे एपराटस का ध्यान रखना। इसको मैं अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर किसी ने इसमें कुछ भी तोड़ फोड़ कर दी तो मेरी बरसों की साधना व्यर्थ हो जाएगी। तो इस तरह से वो विनय के साथ चले जाते हैं। वहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है, लेकिन फिर भी 15-20 मिनट 25 मिनट वो वहाँ पर बात करके और फिर वापस आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उनकी पुत्री उनको बताती है कि यहाँ पर छाया आंटी आई थी और मुझसे बात करके गई है, और मुझे 6 बजे 4 या 6 माह बाद वापस आकर मुझे भी ऋषिकेश ले जाने का कह के गई है। तो यह सुनकर डॉक्टर शेखर बड़े ही चिंतित होते हैं, क्योंकि वो जिस छाया की बात कर रही है वो तो थोड़े दिन पहले गुजर चुकी है। और डॉक्टर शेखर फिर अपने एपराटस को देखते हैं तो उसमें मंजुल ने जिज्ञासावश उसकी कोई बटन दबा दिए थे, जिससे वह चल पड़ा था। और छाया की आत्मा वहाँ से गुजरती हुई स्थूल शरीर का आकार लेकर मंजुल से बात कर गई थी। यह बात वे मंजुल को बताते हैं तो वह सुनकर घबरा जाती है और बेहोश सी हो जाती है। वह जानकर बड़ी सदमे में आती है कि मैंने अभी एक मृत आत्मा से बात की है और उसने मुझे कहा है कि 4 महीने बाद मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगी। तो मंजुल घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। और फिर वो कहती है कि अब मैं यह सितार, ये जो डॉक्टर शेखर पुनः छाया की आत्मा को बुलाते हैं, उन्हें लगता है कि वो क्यों आई थी। तो वो पुनः बुलाकर पूछना चाहते हैं उससे कि वो क्यों आई थी। तो वो पुनः अपने नौकर को कहते हैं कि मैं इसी समय स्पिरिट कांटेक्ट करूँगा। एपराटस को वो अपनी सुविधा के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से उसका डायरेक्शन चेंज करवाते हैं और छाया को वो कांटेक्ट करते हैं। उसकी आत्मा को प्रार्थना और विज्ञान के समन्वय के साथ बुलाते हैं और वो छाया वहाँ आ जाती है। और वो छाया और शेखर की बातचीत होती है। शेखर बात करते हैं उससे कि क्या तुम वही हो, तुम यहाँ कष्ट स्वीकार करो और यहाँ पर आ जाओ। वो छाया देवी उसे 45 मिनट का टाइम देती है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं रुक पाऊँगी। फिर शेखर उससे पूछते हैं कि तुम कैसे चली आई इसके पहले।
तो फिर वो छाया देवी बताती है कि एक तो तुम्हारा ये बल्ब का निमंत्रण आ गया था और दूसरा सितार बज रहा था। प्रेतात्माओं को संगीत प्रिय होता है, इसलिए मैं मंजुल के पास चली गई। अब यहाँ पर शेखर और छाया देवी की जो बातचीत होती है उससे पता चलता है कि छाया देवी डॉक्टर शेखर की प्रणयिनी है और उसका प्रेम निवेदन डॉक्टर शेखर इसलिए अधिक स्वीकार नहीं कर पाए क्योंकि जिस समय उन्हें रिश्ते में बंधना चाहिए था उसी दिन उन्हें अपने एक प्रिय मित्र की मृत्यु की सूचना मिली और वे वहाँ गए तो उनकी पत्नी और उनकी बेटी, जिसका कि कोई और दुनिया में नहीं था, उसकी जिम्मेदारी, उनके जीवन निर्वाह की जिम्मेदारी उन्होंने स्वतः ओढ़ ली। और उन्होंने ये महसूस किया कि अगर मैं विवाह के बंधन में बंधता हूँ तो मेरी इस जिम्मेदारी में बाधा आएगी, इसलिए उन्होंने उस ओर से अपने को उपेक्षित कर लिया। तो ऐसे में छाया देवी बड़ी दुखी होती है और वो कहती भी है इस बातचीत में कि डॉक्टर, तुमने कभी स्त्री के हृदय की थाह नहीं ली कि वो प्रेम करते समय समुद्र से अधिक गहरी और गंभीर हो जाती है और जब वह निराश होती है तो आँख की लपट से भी अधिक भयानक हो जाती है। तो तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। मैं अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रह सकी इस उपेक्षा के पश्चात। शेखर उससे पुरानी बातों को भूलने का आग्रह करते हैं, लेकिन छाया देवी ऐसा संभव नहीं दिखाती है। डॉक्टर शेखर छाया से आग्रह करते हैं कि अब तुम पुरानी बातें भूल जाओ, लेकिन छाया कहती है कि अब क्या करूं मैं, अब तो कुछ भी शेष नहीं है। मेरे मन में तो अब एक काली रेखा खींची है, स्वप्न की काली रेखा। अब मेरे पास तो केवल एक तुम्हारी स्मृति रेखा है। डॉक्टर शेखर कहते हैं कि मैंने जो तुमसे विवाह नहीं किया तो मेरा एक पवित्र उद्देश्य था उसके लिए। पर छाया देवी उसका जवाब ये देती है कि इंद्रधनुष बनने से पहले ही तूफान आ गया। तुम कमज़ोर थे डॉक्टर, तुम अपने मित्र पत्नी की सेवा भी करते और किसी पीड़ित हृदय से प्रेम भी। मनुष्य चाहता तो दोनों कर सकता है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हें स्वयं में इतना बल महसूस नहीं हो रहा था। क्योंकि एक अगर सूर्य होता है तो वो उष्णता भी पहुंचाता है और प्रकाश भी। उसी तरह से तुम दोनों तरफ के कर्तव्य निभा सकते थे, लेकिन तुमने केवल उष्णता दी और ज़मीन पर गिर पड़े। तुम प्रकाश नहीं दे पाए। शेखर अपने आप को अपराधी महसूस करते हुए छाया देवी से क्षमा मांगते हैं, लेकिन छाया देवी कहती है कि अब क्षमा में क्या, अब मैं क्षमा कर भी दूंगी तो क्या, तुम तो चोर की तरह मेरे जीवन से भाग गए, तो अब वीर की तरह पश्चाताप करो। अब क्षमा क्यों चाहते हो। शेखर कहता है नहीं छाया, ऐसी बात नहीं है, मैं डर रहा था कि कहीं मैं अपने कर्तव्य से नहीं डिग पाऊँ। लेकिन छाया देवी उनकी किसी बातों से संतुष्ट नहीं होती है और डॉक्टर शेखर को भी अभी यहाँ आकर यह महसूस हो रहा है कि तुम्हारा प्रेम इतनी सीमा तक पहुँच चुका था, यह हमें महसूस नहीं कर पाया। दोनों के इसी तरह और भी संवाद आगे भी होते रहते हैं और कुल मिलाकर छाया की परम असंतुष्टि इसमें उजागर होती है और उसका कहना यह है कि तुमने मेरे निरपराध जीवन को जलता हुआ छोड़ दिया। जलते जलते मेरी आंसू की धारा आग की नदी बन गई। लेकिन अब मैं क्या कहूँ तुमसे, अब तो मेरा समय पूरा हो रहा है, मैं जाऊँगी, लेकिन यह कहकर जाऊँगी कि तुम मुझे मत बुलाया करो, मुझे अपने संसार में रहने दो। मेरी जो शांति का स्वर्ग है उसमें तुम्हारी पृथ्वी का स्पर्श उसे नरक बना देता है। शेखर कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन ये जो तुमने मंजुल को 4 महीने बाद ले जाने की बात कही है, उसके बाद भी वो जीवित रहना चाहिए और उसके मस्तिष्क से भी ये बात निकल जानी चाहिए कि तुमने उसे ऋषिकेश ले जाने की बात कही थी। उसको यह बात दिमाग में नहीं रहनी चाहिए, वो भूल जानी चाहिए। छाया देवी कहती है कि मैं भला इसमें क्या कर सकती हूँ, लेकिन शेखर फिर भी प्रार्थना करता है। वह अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता है और वो ये चाहता है कि तुम्हारी इच्छा की तरंग वायु बनकर मंजुल के सांस से उसके मस्तिष्क में पहुँचे और उसकी मृत्यु के विचार को लेकर बाहर आ जाए। छाया देवी नहीं मानती है। शेखर इस बात के लिए भिक्षा मांगने तक उतारू हो जाता है। फिर
अगर शेखर कहता है कि मैं सचमुच ऐसी स्वर्गीय आत्माओं का आह्वान करूँगा कि तुम नष्ट हो जाओगी, मेरे आराध्य शक्ति दो कि मैं छाया को नष्ट कर सकूँ, तुम्हें नष्ट होना होगा छाया। तो छाया उन्हें कहती है कि डॉक्टर, क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि आत्माएं नष्ट नहीं होती है और न उत्पन्न होती है। अगर तुम मुझसे इस तरह का कोई युद्ध करना चाहते हो तो निश्चित रूप से तुम्हारी हार होगी और तुम्हारे यंत्र भी सब नष्ट हो जाएंगे। कुल मिलाकर इन दोनों की बात यहाँ समाप्त होती है कि शेखर कहता है कि मैं तो सब कुछ तोड़ सकता हूँ, मंजुल के लिए अपने जीवन के बंधन भी तोड़ सकता हूँ। तो छाया देवी उन्हें उनकी बरसों की मेहनत का आविष्कार एपराटस तोड़ने के लिए कहती है। तो शेखर चौंक जाते हैं कि मैं अपने सारे जीवन की तपस्या, सारी साधना। तो छाया देवी कहती है, सोच लो, या तो मंजुल की मृत्यु या ये। तो शेखर मंजुल के जीवन के लिए उस यंत्र को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस पर प्रहार करते हैं। वो यंत्र टूट जाता है, छाया देवी भी नहीं दिखती है। शेखर आवाज़ लगाते हैं, छाया छाया, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता है। अब मंजुल उठ जाती है, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। मंजुल यही कहती है उठकर कि मुझे नींद आ गई, मैं सो गई थी। शेखर चौंकते हैं। मंजुल समझती है कि उसके पिताजी नाराज़ हो गए, लेकिन मंजुल ऋषिकेश की बात पूरी तरह से भूल जाती है। यह बात सुनकर शेखर एक संतुष्टि की अवस्था को प्राप्त करते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं कोई खोज नहीं करूँगा, और इसी बिंदु पर आकर एकांकी समाप्त हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में बस इतना ही। इसके आगे एकांकी के अन्य तत्वों के आधार पर उत्सर्ग की समीक्षा हम अगले वीडियो में करेंगे। आप वीडियो सुनते रहिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अगले से अगले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए। आपकी कोई जिज्ञासा हो, आप WhatsApp पे मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, उससे आपको याद रह जाएगा। धन्यवाद।